नमस्कार दोस्तों, कल एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि क्या हमें स्टॉक मार्केट को बेच के भाग जाना चाहिए और क्या अपना पैसा निकाल लेना चाहिए क्योंकि बाजार के अंदर बड़ी नेगेटिविटी है। तो आज इसको प्रैक्टिकल डेटा के साथ समझने की कोशिश करेंगे, एसआईपी के फॉर्मूले के साथ समझने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि हम किस तरीके के इन्वेस्टर हैं, उसके बेसिस के ऊपर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये समझने की कोशिश करेंगे। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। तो अगर हमें मार्केट को समझना है तो सबसे पहले हमें निफ्टी 50 को समझना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा परेशान कर देती है। अगर हम निफ्टी 50 को समझेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन है ये 22 के आसपास की है, जो एवरेज पीई वैल्यूएशन रहती है वो 22 के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसी वजह से अगर आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर लाया गया है। इसके पीछे एक थ्योरी है कि जो एफआईआई है वो एग्जिट कर रहा है, विच इज काइंड ऑफ ट्रू, बट मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा मार्केट है ये अप ट्रेंड के अंदर जा चुका है। तो क्लियर शब्दों में आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं है, मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बताऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ, जो हमें डेटा भी बता रहा है। दूसरा इंडेक्स है हमारा निफ्टी स्मॉल कैप 250। अब निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें सो यहाँ पर भी एक अमेजिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पर भी लास्ट एक साल के अंदर कोई रिटर्न्स नहीं बने। इवन ये जो इंडेक्स है ये नेगेटिव में ही रहा है। ऑल टाइम हाई इसका 18,000 के आसपास है, करंटली ये 16,000 के आसपास मिल रहा है। वैल्यूएशन की बात करें लास्ट 5 साल की 28 का है, 3 साल में 28 और 1 साल में 31, अभी 29 है। तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से ये भी रीजनेबल वैल्यूएशन के आसपास आ चुका है। अगर हम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से सोचे तो हमारा बाजार रीजनेबली वैल्यूड है, लेकिन क्या ये हमें ये आइडिया दे देता है कि अब ये बाजार यहां से चलेगा? नहीं, क्योंकि ये मल्टीपल फैक्टर्स में से एक फैक्टर है। जो हमारे रीसेंट जीडीपी के नंबर आए वो अनबिलीवेबल नंबर थे, 8.2 के आसपास। काफी सारे लोगों ने ये बोला कि भाई ये जीडीपी के नंबर फेक हैं, काफी सारी न्यूज फैली। कितना सही है कितना गलत है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा ये गवर्नमेंट ने डेटा दिया है तो हमें अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा होना चाहिए। इसी वजह से हम मान के चलेंगे ये हमारी जीडीपी के नंबर एकदम सही है। कैलकुलेशन हो सकती है हम पहले जैसे जीडीपी कैलकुलेट करते थे उससे डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इस बार जो गवर्नमेंट ने बोला है हम ये मानेंगे कि जीडीपी के नंबर हमारे अच्छे आए हैं। इसी के साथ साथ जो जीएसटी के अंदर कटौती हुई है और आरबीआई भी रेट कट करने की सोच रही है, तो इससे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगी। लेकिन जो लिक्विडिटी है उसमें प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार इंडियन मार्केट को बेच रहे हैं, जिस वजह से रुपया भी गिर रहा है। इस पे मैं वापस आऊंगा, लेकिन वापस से अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव साइन इस पे निफ्टी को लेकर के बना होना चाहिए। अगर हम बात करें रुपये की गिरने की, कल जो रुपया था वो 90 रुपये पार कर गया $1 के अगेंस्ट, लेकिन आज वापस से थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला। अब ये पुल बैक क्यों आया इसको समझो ताकि हम ये समझ पाए कि मार्केट में बुल रन आएगा या नहीं आएगा, और ये सारी चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट से लिंक है। अगर हम रुपये की बात करें तो रुपया ऑलमोस्ट 90 के नीचे आ गया, 89.98 के आसपास आ चुका है। इसके पीछे जो सिंपल सा रीजन था वो था हमारा फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक ने काफी सारे जो डॉलर्स हैं उसको सेल किया, जिस वजह से जो रुपया इतना ज्यादा गिर गया था उसके अंदर रिकवरी आई और वापस से पुल बैक आया। लेकिन यहां पे एक अच्छी बात ये हुई इस बार कि आरबीआई ने इतना ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करा है, इवन बहुत ही लिमिटेड आउटफ्लो को मैनेज करा है। मतलब नॉर्मली क्या होता था जब रुपया गिरता था तो जो आरबीआई है वो डॉलर बेचता था जिससे रुपया बचता था, लेकिन एग्जैक्टली इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं कि आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑलमोस्ट डिप्लीट हो रहा है क्योंकि हम गोल्ड भी काफी सारा खरीद रहे हैं, ऊपर से जो ऑयल है हम उसको भी खरीदते हैं, तो इसलिए जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा कम हुआ है। हमारे एक्सपोर्ट भी गिरे हैं जिस वजह से भी फॉरेक्स रिजर्व पे हमारे इंपैक्ट आया है। लेकिन इसी वजह से आरबीआई ने इंटरवेंशन कम किया, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि जितनी रियलिटी हमारे सामने होगी हम उसी हिसाब से अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर पाएंगे। सो अगर हम देखें तो इस बार मोदी जी ने बोला कि रुपया को नीचे आना चाहिए और रुपया नीचे आया। काफी सारे फॉरेन बैंक्स ने डॉलर को बेचना शुरू करा जिस वजह से रुपया भी वापस आया। इसके पीछे हमारा काफी बड़ा पावर हो सकता है जिस वजह से रुपया को बचाया गया। लेकिन 90 रुपया पर डॉलर के आसपास अगर हम बात करें ये एक मेजर रेजिस्टेंट बनाता है। अगर ये तोड़ करके ऊपर चला जाए और सस्टेन कर ले तो आप ये मानो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यहां से आगे जाने से पहले कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। अगर हम ये सोचें कि इंडियन स्टॉक मार्केट, इवन अ स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देती है, या फिर अगर हम ये समझे कि ये ऐसे ही चलती है, तो ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट काफी सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि पॉलिसी हो गई, आपकी करेंसी वैल्यू हो गई, आपकी जो दुनिया, आपकी जो इकोनॉमी है उसकी कैसी वैल्यू है दुनिया के अंदर, इससे इन्फ्लुएंस होती है। पॉल्यूशन लेवल, वाटर लेवल, लाइफ कितनी वैल्यूएबल है, इन सब से आपके स्टॉक मार्केट हैम्पर होती है या ग्रोथ आती है उसके अंदर।
इवन आपकी इकोनॉमी के अंदर भी ये सारी चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि अगर आपकी कंट्री के अंदर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि अगर आपकी कंट्री में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी या फिर लोग ज्यादा बीमार रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी और इसमें ग्रोथ कम होने के चांसेस हाई होते हैं। तो इसी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशन ये देख करके भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसी वजह से अगर आप बात करते हैं कि कभी भी करेंसी गिर गई इससे क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन से स्टॉक मार्केट को क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, बाहर का पैसा जब इंडिया में आता है और जिन रिपोर्ट्स को हम ये कहते हैं कि वो रिपोर्ट्स बेकार हैं, फालतू हैं, एंटी नेशनल हैं, पॉसिबली हो भी सकती हैं कि भाई वो एंटी नेशनल हो, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में वो बिलीव ना रखती हो, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स उससे फॉर श्योर इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारी सही हो जाएंगी तो फिर हमारे मोदी जी ये कह सकते हैं कि हम सुपर पावर हैं, और एक्चुअली हम सुपर पावर हैं भी। अब अगर हम बात करें क्यों है हम सुपर पावर, भाई $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम ये मान सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है लेकिन है, राइट। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसके आसपास भी नहीं है और ना ही आएंगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ, कितने हम एजुकेटेड हैं, ये सारे फैक्टर्स अलग चीज़ है, इसके ऊपर हम ना बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज जो सच्चाई है वो काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आती, तो हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी 8% से अगर ग्रो कर रही है तो 2030 तक हम हो सकता है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। काफ़ी सारे जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया कि जो हमारी ग्रोथ है, जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ग्रोथ है, हो सकता है वो थोड़ी सी डिले हो, बट होने के चांसेस ये भी हाई है कि वो भी एंटी नेशनल होंगे, तो इसीलिए उसको अवॉइड करना हमारे लिए अच्छा होगा, और जिस पे हम फोकस कर सकते हैं वो करते हैं। अब जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो यहाँ पे FII का पैसा हमारे लिए ज़रूरी है। रिसेंटली जो FII का पैसा है वो लगातार इंडिया छोड़ करके जा रहा है, जिस वजह से जो हमारा रुपया है ये हो सकता है थोड़ा सा और गिरे। अगर रुपया थोड़ा सा और गिरा तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व गिर जाएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और इन्फ्लेशन का डर बढ़ जाएगा। लेकिन ये हमारे बाजार को गिराने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो फेड है वो भी पूरी उम्मीद दिखा रहा है कि इंटरेस्ट रेट कट हो जाए यूएस के अंदर। अगर इंटरेस्ट रेट यूएस में कट हो जाते हैं, जो हमें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, तो इससे जो रुपया है ये स्ट्रांग होगा और 89 की जगह हो सकता है ये 88 के आसपास कुछ टाइम के लिए टिक जाए। अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं और ट्रेड डील मिल जाती है तो ये जो हमारी करेंसी है ये थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन इन सारे फैक्टर्स को जब तक हम प्राइस इन नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें हमें होते हुए नहीं दिखेगी, इसलिए वोलेटिलिटी और कन्फ्यूजन आपको मार्केट के अंदर दिखेगी। अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की और अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, और जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है अगर वो एवरेजली 10,000 की SIP कर रहा है और एवरेज जो रिटर्न हमें देखे गए हैं करीब 18% के स्मॉल कैप मिड कैप, अगर मैं एवरेज रिटर्न की बात करूं, और अगले वो सिर्फ 20 साल तक इन्वेस्ट करता है, तो जो 20 साल के बाद उसके रिटर्न्स बनते हैं वो बनते हैं 2.28 करोड़, और इन्फ्लेशन अगर हम हटा ले 6% के आसपास या 4%, तो 1.19 करोड़ के आसपास यहाँ पर रिटर्न्स आ सकते हैं। तो जो स्टॉक मार्केट है ये आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट दिखता है। लेकिन यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या है जिस वजह से लोग इस समय पे कह रहे हैं कि हमें स्टॉक मार्केट बेच देना चाहिए, लोगों को हुए हैं आते हुए 2 से 3 साल। अब जब हम 2 से 3 साल का ग्राफ देखेंगे ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होती है। अगर मैं बात करूँ 3 साल तक, तो 3 साल अगर हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट जो हमने टोटल डिपॉजिट करा है वो 3,60,000 होगा, और जो इंटरेस्ट मिला होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 47,000 के आसपास मिला होगा। मतलब टोटल यहाँ पे आपके 4,44,000 के आसपास बने होंगे। इसके अंदर कोई मेजर आपको गैप नहीं दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में भी इतना कुछ बड़ा गैप नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो गैप है वो असली शुरू हो जाता है हमारे 10 साल के बाद। अगर हम 10 साल लगातार SIP करते रहते हैं तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि हमारा डिपॉजिट वाला नंबर है, 10 साल के बाद डिपॉजिट हमारा 12 लाख होता है, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो करीब करीब 3 लाख हो जाता है। मतलब 30% के आसपास हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है। और इसी को अगर मैं 5 साल तक और करता रहता हूँ तो जो मेरे रिटर्न्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख मिल जाते हैं इंटरेस्ट के रूप में, जहाँ पे 19 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट करे होंगे। सो नेट 50% के रिटर्न, और अगले 15 साल में आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग देख पाओगे। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आप ये सोचो कि भाई ये चीज़ें खराब हैं, इससे कुछ नहीं होगा, न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ आएगी, न्यूज़ पता चलेगी, हमारा काम है न्यूज़ देना और ये चीज़ें बताना। क्योंकि आप ये सोचो आप यहाँ से अगले 20 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कोई ऐसा इन्वेस्टर भी हो सकता है जो चैनल देख रहा हो जो ऑलरेडी 15 साल से इन्वेस्ट कर रहा हो, उसको भी तो हो सकता है अपना पैसा निकालना हो। अगर न्यूज़ के बारे में बातचीत ही करनी बंद कर दी तो उसको पता कैसे चलेगा कि भाई हो सकता है अगले 2 साल तक बाजार ना चले और उसको निकालना अगले साल हो, तो उसके लिए प्रिपेयर कैसे होगा।
है ना। इसी वजह से अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 15-20 साल तक आए हुए हो, तो देखो पैसा गिरेगा, उठेगा, बनेगा, नहीं बनेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। स्टार्टिंग के 5 साल आपको वैसे भी कुछ खास रिटर्न नहीं दिखते। जो असली रिटर्न आपको दिखने शुरू होते हैं वो 7वें साल के बाद शुरू होते हैं। 7 साल से पहले कोई खास रिटर्न आपको अपने पोर्टफोलियो में नहीं दिखते। इवन काफ़ी केसेस में तो पोर्टफोलियो में पैसा भी नहीं बनता। एक और स्टॉक मार्केट की सच्चाई बताता हूँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो 1 साल है इसके अंदर कोई भी रिटर्न नहीं बने, प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर देखो गेम हुआ क्या है, ताकि आप चीज़ें समझ पाओ, और ये पहली बार नहीं हुआ। 2021 का टाइम दिखाता हूँ मैं आपको। 2021 में 2020 के बाद एक बहुत बड़ा बुल रन आता है, और ये जो बुल रन है ये इतना अमेजिंग बुल रन होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे होते हैं उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 134% के रिटर्न बना लिए होते हैं सिर्फ 1 साल में। उसके बाद क्या होता है, जब ये ऑल टाइम हाई के आसपास पीक करता है और नॉर्मली इन्वेस्टर्स इस वाले जोन में आते हैं, तो उसके बाद ये जो इंडेक्स है ये काफ़ी टाइम तक गिरने की कोशिश करता रहता है। मतलब 2021 से लेकर के 2023 तक यहाँ पे कोई भी रिटर्न्स नहीं बने होते। जब यहाँ पे कोई भी रिटर्न्स नहीं बने होते तो क्या लगता है आपको यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे सारे के सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपनी जो SIP है उसको बंद कर दी होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि भाई पैसा नहीं बनता। और जैसे हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी आप SIP कर रहे हो तो मिनिमम 5 साल के लिए आपको करना है आंख बंद करके। कोई मतलब ही नहीं है आपको कि पैसा बन रहा है नहीं बन रहा। मिनिमम आपको प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है। जैसे आप प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो क्या होता है, ये जो आपका अमाउंट है ये सडनली बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्टॉक मार्केट है वो आपको गारंटी हर साल 10% या 12% के रिटर्न नहीं देता। वो आपके स्टार्टिंग में हो सकता है 3 साल तक जीरो रिटर्न दे, और जो जीरो रिटर्न है इसको देख करके आप एग्जिट कर जाओ। लेकिन उसके बाद आप देखो हुआ क्या। उसके बाद 2023 के बाद जो हमारी मार्केट है वो 38% के आसपास बढ़ गई। अगर हम इसको कंपेयर करें FD से, FD में आपको बेस्ट सिनेरियो में 8% के रिटर्न मिलेंगे, यहाँ पे आपको 12% के रिटर्न मिल रहे हैं। समझ लो, तो ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है ये अपने साथ क्या लाता है, ये आपके साथ रिस्क लाता है और पेशेंस लाता है। अगर आपके पास पेशेंस है तब तो ये आप एक्स्ट्रा रिटर्न बना पाओगे, अल्फा बना पाओगे। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप ये अल्फा नहीं बना पाओगे। समझ लो, ये चीज़ और पहली बार नहीं हुई। इसी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पैसा नहीं बना पाता। अगर हम यहाँ ये चीज़ सेम चीज़ करने की कोशिश करें, जैसे ये वाला टाइम अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई होती है, 2010 का टाइम है, और 2010 से लेकर 2014 तक ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर जीरो रिटर्न बनते हैं। फिर 2010 के बाद क्या होता है, 2014 के बाद क्या होता है, जो मार्केट होती है वो यहाँ से ऊपर जाती है, करीब 48% के आसपास का रिटर्न देती है। तो जिन भी लोगों ने इस पूरे टाइम के अंदर इन्वेस्ट किया होगा उसको यहाँ पे जो ये फल था 50% का ये मिला होगा, इवन ज़्यादा। अगर आप कप एंड हैंडल पैटर्न को उठा करके देखोगे तो ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ये भी दिखाता है कि इसके आसपास जो रैली है वो आनी चाहिए थी, और वो रैली आ जाती है हमारी। लेकिन उसके बाद अगेन क्या होता है, लोग वापस से जब बुल रन होता तो आते हैं, फिर वापस ऑल टाइम हाई हिट करता है और फिर बाजार गिर जाता है। और ये जो ऑल टाइम हाई हिट हुआ ये कब तक नहीं ब्रेक हो पाया, ये नहीं हो पाया 2017 तक। मतलब अगले 3 साल तक फिर से ये ब्रेक नहीं हुआ। जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके जीरो रिटर्न बने। लेकिन आप ये समझो, जो इंसान 2012 में आया था उसके रिटर्न्स यहाँ तक बन गए थे। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी यहाँ से एक अमेजिंगली अच्छी रैली आपको देखने को मिलती है, और फिर से लोगों के रिटर्न बनते हैं 43% के आसपास। फिर जब 43% के आसपास के हमारे रिटर्न्स बनते हैं, उसके बाद सोचो जिस बंदे ने यहाँ से SIP करनी शुरू करी होगी 2012 से लेकर यहाँ तक 158% के रिटर्न्स उसने बनाए होंगे। और निफ्टी 50 की बात करें, स्मॉल कैप देखोगे तो और भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली। फिर उसके बाद क्या होता है, बाजार यहाँ से गिर जाता है। अब उस इंसान के हाल सोचो जो इंसान यहाँ पर इन्वेस्ट करके बैठा है, करीब 2014 से 2020 तक जीरो रिटर्न बने हैं और कोविड का टाइम आ गया है। लेकिन अगर उस इंसान में पेशेंस थोड़ा सा और ज़्यादा था तो यहाँ पर उसकी जो रिटर्न्स थे वो इसको भी तोड़ करके ऊपर चले जाते हैं। 200% से ज़्यादा के रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो देखो, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है इस पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। अगर हम 15 से 20 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं तभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, कम से कम 5 साल का अगर आपके पास टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का तो इन स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। मिनिमम 5 साल आपको लेकर के आने पड़ेंगे। अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ से कम 7 से 10 साल आपको लाने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे आप पैसा बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे रहोगे कि क्या बाजार गिर जाएगा, हम बेच दें। देखो, बाजार चढ़ेगा भी गिरेगा भी, और लेकिन इससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। इससे हमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, 10 साल बाद चीज़ें वापस से सब सही हो जाएंगी। अब जापान एक अपने आप में स्टोरी है जहाँ पे जापान गिरा, 10-15 साल तक नहीं बढ़ पाया। इसके ऊपर आपको
वीडियो चाहिए होगी तो बता देना, मैं बना दूंगा। पहले भी हमने डिस्कस करा हुआ है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है और इसको बर्बाद करने के पीछे भी यूएस था। अब जो यूएस है वो इंडिया के पीछे ही पड़ा हुआ है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यूएस क्या कोई गेम तो नहीं है जो कि इंडिया के अगेंस्ट चल रहा है, क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया को ग्रो करना नहीं देना चाहता। अगर हम सुपर पावर बन गए तो हमारे उसको दिक्कत हो जाएगी। जैसे अगर वो चाइना पे कंट्रोल पहले कर लेता तो जो चाइना है वो आज उसको धमका नहीं रहा होता, और यूएस नहीं चाहता कि इंडिया भी उसको धमकाए। इसी वजह से यूएस जो है इंडियन इकोनॉमी को गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे हाल भी जापान जैसे तो नहीं कर देगा यूएस, इसलिए हमें थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा। अगर आपको जानना कि जापान की एक्चुअली स्टोरी क्या है तो जापान कमेंट कर देना, क्योंकि जापान इस समय पे वापस से गिरना शुरू हो चुका है। सो अगर मैं नेट इस वीडियो को कंक्लूड करने की कोशिश करूं सिर्फ एक शब्द के अंदर, तो वो ये है कि चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे, हमें SIP करनी चाहिए। हम एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि मार्केट गिरती है या ऊपर होती है। सबका पैसा जाएगा, हमारा भी चला जाएगा, सबका पैसा नहीं जाएगा, हमारा भी नहीं जाएगा। हमें इस थ्योरी से चलना है अगले 7 साल तक, तब हम अच्छे रिटर्न्स बनाएंगे। आंख बंद करो और इन्वेस्टेड करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।